जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEGC 134 बुक के चैप्टर नंबर 14 के बारे में, जो कि ब्लॉक 4 का चैप्टर नंबर 2 है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे जो चिनुआ अचेबे द्वारा लिखा गया है एक नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट, उसकी लाइफ के बारे में, वर्क्स के बारे में, लिटरेचर के बारे में और जो सोसाइटी है नाइजीरिया में उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, 5 स्टार चैप्टर है, क्योंकि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन उठ ही जाता है। एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना इसमें ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी गेस्ट पेपर चाहिए, एग्जाम नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए या कोई भी सोल्ड असाइनमेंट, स्कैंड PDF या हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर में जो कि हम पढ़ने वाले हैं, जो कि इसका इंट्रोडक्शन होने वाला है और जो इसमें नाइजीरिया देश है इसकी सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्रू द एजेस। तो जैसे एज निकलती के समय के साथ इनकी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि सोशियो पॉलिटिकल उसके है। फिर नॉर्थ वेस्ट जहाँ के लोग हैं वो हसुआ पीपल के लोग हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जो साउथ वेस्ट है योरूबाज, उन लोगों के बारे में बात करेंगे। जो साउथ ईस्ट के लोग हैं इबो पीपल्स। तो ये सबसे ग्रेट क्वेश्चन है, इनमें तीनों डायरेक्शन की इस देश के नाइजीरिया के लोग हैं ना, इनके बारे में बताया गया कि यहाँ के लोग किस सभ्यता के हैं, कौन से कल्चर के, कौन सी सोसाइटी के, कौन से धर्म के हैं और उनकी डेवलपमेंट कैसी है, उन पर किसका प्रभाव ज़्यादा रहा है, तो इस बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे नाइजीरिया इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, उनकी आज़ादी और उसके बाद की बात करेंगे। और अर्ली नाइजीरियन राइटिंग्स एंड नाइजीरियन नोवेल इन इंग्लिश, तो नाइजीरियन नोवेल्स के बारे में बात करेंगे कि उनकी नोवेल्स पर क्या प्रभाव पड़ा, जो अर्ली राइटिंग्स थी इन योरूबा। और फिर हम बात करेंगे इसकी रिटन लिटरेचर इन हसुआ, इबो लिटरेचर, नाइजीरियन नोवेल इन इंग्लिश, अमोस टुटुरोला जो कि साइपीरियन इकेवेंसी है, इनके बारे में बात करेंगे। और जो कई प्रकार के लेखक हैं इनके बारे में बात करेंगे, जो कि हम समझने वाले हैं पूरा क्वेश्चन आंसर की मदद से। तो इसमें देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर एथनिक ग्रुप्स इन नाइजीरिया एंड विच पार्ट ऑफ द कंट्री डू दे लिव इन। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसमें देखेंगे। इसने बताया है कि जो एथनिक ग्रुप है नाइजीरिया में इसके बारे में बात की गई है और ये कौन सी इस नाइजीरिया कंट्री में कौन से पार्ट में रहते हैं। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉर्थ वेस्ट, दूसरा साउथ वेस्ट और तीसरा है साउथ ईस्ट। तो ये लोग बताते हैं कि इनकी क्या खासियत है। जो नॉर्थ वेस्ट के लोग हैं, उत्तरी पश्चिमी लोग, ये क्या थे, हसुआ पीपल थे। ये कौन सी सभ्यता के थे, हसुआ लोग थे। द नॉर्थ पार्ट ऑफ द नाइजीरिया इज़ वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द साउथ एंड द ईस्ट। तो नॉर्थन लोग थे ना, वो नाइजीरिया के क्या थे, जो साउथ के लोग थे और जो ईस्ट के लोग थे उनसे थोड़ा अलग थे। दिस वेरिएशन इज नॉट ड्यू टू जियोग्राफी एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ये इनकी वेरिएशन थी ना, ये जियोग्राफी के कारण और क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण नहीं थी। ये किसके कारण थी, द पीपल लिविंग इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द नाइजीरिया वर कॉल्ड दी हसुआ पीपल। जो क्या थे, नॉर्दर्न पार्ट्स में रहते थे ना, उनको क्या बोलते थे, हसुआ पीपल। एंड वर चीफ फार्मर्स, और उनका मुख्य कारोबार क्या था, फार्मर्स थे। और दे वर डिफीटेड बाय दी बेरबर पीपल फ्रॉम द फर्दर नॉर्थ अराउंड दी 80 सेंचुरी। जो कि 80 सेंचुरी में जो बेरबर पीपल आए थे उनके आक्रमण के कारण उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इट वॉज अराउंड दिस टाइम दैट द पीपल फ्रॉम द मिडल ईस्ट, जो लोग आए थे मिडल ईस्ट से और नॉर्दर्न अफ्रीका केम इन टू द कॉन्टिनेंट मेनली विद द गोल ऑफ स्प्रेडिंग इस्लाम। तो उनका आक्रमण हुआ था, वो मेनली किस कारण हुआ था, इस्लाम को फैलाने के लिए हुआ था। अनदर ग्रुप ऑफ बेरबर्स केम टू द एरिया ए लिटल लेटर एंड फिनिश्ड द टास्क ऑफ कंक्यूरिंग द रिमेनिंग स्टेट ऑफ नॉर्दर्न नाइजीरिया। तो ये क्या है, जो नॉर्थ नाइजीरिया में रहते हैं ना, तो उनकी क्या है, नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में लोग रहने वाले मुख्य तरह क्या थे, फार्मर्स थे। और उन पर इस्लामिक अटैक होने के कारण क्या है, उन्होंने इस्लामिक धर्म अपना लिया। तो उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था अरब का और जो बेरबर लोग थे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पड़ा। तो उनका मुख्य क्या था, पहचान इस्लामिक लोग थे और उनकी एग्रीकल्चर सोसाइटी थी। और साउथ वेस्ट की बात करें कि साउथ वेस्ट में जो लोग रहते थे वो कौन थे, द योरूबाज। और उनका मुख्य प्रोफेशन क्या था, फार्मिंग। और उनका रिलीजन क्या था,
इनिशियसली ट्रेडिशनल, जो कि पैगान बोलते हैं उसे, तो ये इनका मुख्य रिलीजन था। तो बाद में इन्होंने क्या है, क्रिश्चियनिटी इनमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। जो यूरोपियन थे, जो कि फ्रेंच, डच और मिशनरीज आए, उनका प्रभाव इन पर ज़्यादा रहा। तो ये क्या है, कन्वर्टेड और कल्चरली रिच सोसाइटी है। जो साउथ वेस्ट के लोग हैं वो कौन है, योरुबाज। द साउदर्न पार्ट ऑफ द नाइजीरिया लिव्ड इन बाय द योरुबाज पीपल वो वर द की फार्मर बाय द प्रोफेशन। तो इनका मुख्य प्रोफेशन क्या था, फार्मर। एंड द पेगान इन द टर्म ऑफ रिलीजन, और इनका धर्म क्या था, पैगान। द प्रेजेंस ऑफ द फ्रेंच एंड डच इन द एरिया फोर्स देम टू कंक्लूड ट्रीटाइज विद द मैनी लोकल चीफ्स। तो उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रेंच का और डच का प्रभाव देखने को मिलता है। एंड द योरुबाज टेरिटरी टू हैड बीन टेकन, और उन्होंने क्या है, इसको अपना लिया था। द मिशनरीज फॉलोड शूट एंड सून द पायन योरुबा हैड बीन कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। और इनके प्रभाव के कारण क्या है, इन्होंने क्या है, क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था बहुत ही लार्ज नंबर में। तो ये इनकी खासियत थी। अब बात करते हैं इनके साउथ ईस्ट लोगों की, जो क्या है, इब्गो भी बोलते हैं उनको, इग्बो और आइबो भी बोलते हैं। तो साउथ ईस्टर्न में कौन से लोग रहते थे, नाइजीरिया के में जो गांव के लोग थे, गांव देहात के लोग ज़्यादा रहते थे, जो कि डेमोक्रेसी के नाम से जाने जाते थे। उनका मुख्य रिलीजन क्या था, ट्रेडिशनल बिलीफ था। तो इनका सिस्टम क्या था, डिसेंट्रलाइज्ड है। इसी सोसाइटी पर बेस्ड है, क्या है, जो नोवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट। तो मेन थिंग्स फॉल अपार्ट किस पर बेस्ड है, साउथ ईस्टर्न के इबो पीपल पर ये डिपेंड है। वो क्या थे, डेमोक्रेटिक लोग थे और क्लान बेस्ड सोसाइटी थी उनकी। कौन सी थी, क्लान बेस्ड। द ईस्ट विच वाज इनहेबिटेड बाय द इबो पीपल हैज बीन ए लेस एडवांस सोशियो पॉलिटिकल कल्चर देन द हाउसू एंड द योरुबा। लेसर मटेरियल ग्रोथ कुड बी ए पॉसिबल रीजन फॉर दिस। तो इसमें क्या है, जो साउथ ईस्ट के लोग हैं ना, वो क्या थे, इबो पीपल थे, जो कि गए थोड़े कम एडवांस थे किसमें, सोशल पॉलिटिकल में, क्योंकि उनका पॉलिटिकल हस्तक्षेप थोड़ा कम था, जो कि किसके कंपैरिजन में, हेसू और योरुबा, क्योंकि वो थोड़े डेवलप ज़्यादा हो गए थे। उनके ऊपर क्या था, विदेशी आक्रमण हुआ, उनके पास जो उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना लिया था, किसी ने इस्लाम अपना लिया था, वो फार्मिंग करते थे, थोड़े डेवलप टाइप के थे। इन मॉडर्न पॉलिटिकल टर्म आइबो सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुड बी डिस्क्राइब्ड एज ए कॉम्प्रोमाइजिंग विलेज डेमोक्रेटीज। तो उनकी जो किस प्रकार के लोग थे, वो थे विलेज की डेमोक्रेसी के लोग थे, वो अपनी खुद में आज़ाद लोग थे, विद द क्लान एज द बेसिक यूनिट। और वो किस पर बेस्ड थे, उनका रिलीजन क्या था, ट्रेडिशनल बिलीफ्स वाला था, और वो क्या थे, क्लान बेस्ड यूनिट थे, क्लान से संबंधित लोग थे। लाइक द योरुबा एंड द इबोज टू वर पैगान इन देयर रिलीजन बिलीव्स, वी कैन बी मोर अवेयर मोर अबाउट द सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ द आइबो पीपल फ्रॉम आवर रीडिंग ऑफ द थिंग्स फॉल अपार्ट। तो उनकी क्या है, जो सोशल पॉलिटिकल लाइफ और जो सोशल कल्चरल लाइफ के बारे में कैसे जान सकते हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट को पढ़कर जान सकते हैं, विच इज ए नोवेल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द आइबोज। तो ये नोवेल क्या है, आइबोज की लाइफ पर बेस्ड है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इसमें नाइजीरिया में लोग थे, जो उसकी कंट्री में रहते थे, वो उनकी स्ट्रक्चर कैसी थी। तो पहली थी नॉर्थ वेस्ट के लोग, फिर साउथ वेस्ट के लोग, फिर साउथ ईस्ट के लोग। तो 3 प्रकार इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिड द आइबोज हैव। तो जो सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है आइबोज की, वो किस प्रकार की है। हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अमंग द हेसवा एंड द योरुबा पीपल। जो क्या थे, आइबो पीपल थे, जो कि किस एरिया में रहते थे, साउथ ईस्टर्न में। जो गांव देहात के लोग थे, वो साउथ नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न के लोगों से किस प्रकार अलग थे, जो कि जिसे क्या बोलते हैं, हसवा और योरुबा लोग बोलते हैं। तो अब इसके बारे में बात करेंगे। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम ऊपर पहले क्वेश्चन में इसको डीपली पढ़ चुके हैं। जैसे कि इसने लिखा क्या है, द ईस्ट विच वॉज लिव्ड इन द बाई द आइबो पीपल हैज़ हैड ए लेस एडवांस सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दैन दी हसवाज एंड द योरुबाज। तो इसने क्या बोला, योरुबा और हसवा के कंपैरिजन में आइबो लोगों का सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर था। लेसर मटेरियल ग्रोथ कुड बी ए लाइकली रीजन फॉर दिस। तो इनका ग्रोथ कम हुआ, इसका रीजन क्या था, सोशियो पॉलिटिकल कल्चर कम होना। इन मॉडर्न पॉलिटिकल टर्म आइबो सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुड बी डिस्क्राइब्ड एज ए कंपेरिजिंग विलेज डेमोक्रेसीज। तो आज की टर्म में बात करें मॉडर्न पॉलिटिक्स में, तो ये क्या थे, विलेज डेमोक्रेसीज थी। क्या थी, विलेज स्वतंत्र लोग थे, विद द क्लान एज द बेसिक यूनिट। और इनकी बेसिक यूनिट क्या थी, क्लान थी, जो कि हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा, सेम डिटो लिख रखा है।
लाइक दी योरुबा एंड द आइबोज टू वर पैगान इन देयर रिलीजन बिलीफ्स। दोनों की क्या है, जो रिलीजन बिलीफ है पैगान है, स्ट्रॉन्ग है अपने रिलीजन में। वी कैन बी मोर अवेयर मोर अबाउट द सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ द आइबोज पीपल फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि नोवेल है चीनू अचेबे द्वारा लिखा गया है। उसको पढ़कर हम इनकी लाइफ की सोशियो कल्चरल पार्ट के बारे में जान सकते हैं। विच इज ए नोवेल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द आइबोज, और ये नोवेल किस पर बेस्ड है, आइबोज पर। ऑन द अदर हैंड द हसवा पीपल वर की फार्मर, जो हसवा के लोग थे वो क्या थे, की फार्मर थे, मेन खेती करते थे। दे वर कॉन्कर्ड बाय द बर्बर पीपल। अब बात करता है ये हसवा पीपल के बारे में, जो कि किसके द्वारा, इस्लामिक लोगों के बर्बर अटैक द्वारा बने थे, इस्लामिक धर्म अपना लिया था। मुख्य पेशा क्या था इनका, खेती करना था। और जो अनदर ग्रुप है बर्बर कम एरिया लेटर एंड देन फिनिश टास्क ऑफ कॉन्क्यूरिंग रिमेनिंग स्टेट ऑफ नॉर्दर्न नाइजीरिया, तो उन्होंने क्या था, नॉर्दर्न नाइजीरिया पर अटैक किया और वहाँ पर इस्लाम धर्म को फैला दिया। जो योरुबा की बात करते हैं, योरुबा पीपल वर की फार्मर्स बाय प्रोफेशन एंड पैगान इन टर्म ऑफ रिलीजन, तो मेनली क्या थे, जो योरुबा पीपल थे वो फार्मर्स थे और उनका धर्म क्या था, पैगान। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ द फ्रेंच एंड डच, तो उनके ऊपर क्या है, फ्रेंच और डच का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और मिशनरीज ने उनको क्रिश्चियनिटी फैलाई और उन्होंने क्या है, बाद में उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया क्रिश्चियनिटी के रूप में, और वो लार्ज नंबर में था। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, आइबोज थे वो हसवाज एंड योरुबा से अलग लोग थे। उनकी काम करने का तरीका, रहने का तरीका और धर्म का तरीका पूरी तरीके से अलग था। तो उनके ऊपर जो फैक्टर था वो क्या था, विलेज डेमोक्रेसी का था। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट फैक्टर हेल्प द इन द डेवलपमेंट ऑफ द रिटर्न फ्रॉम लिटरेचर इन नाइजीरिया। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, कहना क्या चाहता है, पहले नाइजीरिया में लिटरेरी क्या थी, मोस्टली ओरल था। जो शुरुआत में क्या थे, उनके लिटरेरी पोएम टाइप थे, बहुत शॉर्ट स्टोरीज थी और सॉन्ग्स थे, पोएम थी, इस प्रकार थे। बाद में इनके डेवलपमेंट के बारे में बात की गई, इनके लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ नाइजीरिया में और कौन से फैक्टरों ने उनकी हेल्प की। तो पहले लिटरेचर के बारे में बात करें तो उनकी क्या थी, स्टोरीज थी, सॉन्ग्स थे, पोएम्स थे। तो सब कुछ क्या था, ओरली था। मौखिक रूप से वो क्या थे, याद रखते थे, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते थे, कोई राइटिंग सिस्टम नहीं था, ओनली बोलते थे, उनको याद रखते थे। इनमें चेंज कब आया, इनमें चेंज आया 19वीं सेंचुरी में, जब मिशनरीज आए, क्रिश्चियनिटी फैलाया गया और साथ में एजुकेशन सिस्टम को लाए। तो वो टर्निंग पॉइंट था इसके लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, ब्रिटिश का एजुकेशन लाना, रीडिंग एंड राइटिंग सिखाया, बुक्स इंट्रोड्यूस किए। अब लिटरेचर क्या है, रिटन फॉर्म में आने लगा, लिटरेरी डेवलपमेंट हुआ। पहले लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई रिटन फॉर्म नहीं था। तो मिशनरीज ने क्या किया, राइटिंग सिस्टम को डेवलप किया और लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई। क्रिश्चियनिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा इस पर, न्यू टाउन्स डेवलप हुए, ट्रेडिशनल लाइफ चेंज हुए, ओरल ट्रेडिशन कमज़ोर होने लगा। तो क्या थे, ओरल से रिटन की तरफ वो शिफ्ट कर गए। तो इसमें अगर लिखेंगे आएगा तो लिखेंगे कैसे, जो लिटरेरी एफर्ट इन द डिफरेंट नाइजीरियन लैंग्वेज वर ओरल। तो शुरुआत में क्या था, वो ओरल था, बिकॉज द लैंग्वेज लैक्ड स्क्रिप्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ राइटिंग देम डाउन। तो उनको लिखने की आदतें नहीं थी, वो बोल के याद रखते थे। द ट्रेडिशन ऑफ द रिटन लिटरेचर बिगिंस इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। तो लिखने की प्रचलन कब आया, 19वीं सेंचुरी में, जब कौन आए, मिशनरीज आए। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सिस्टम के एजुकेशन को लेकर आए, विच लेड इनफ स्ट्रेस ऑन लर्निंग्स। और उन्होंने क्या है, लर्निंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। किसकी मदद से, बुक की मदद से। द इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, और इन्होंने क्या है, जो ब्रिटिश का एजुकेशन सिस्टम था उन्होंने बहुत हेल्प की। और जो क्रिश्चियनिटी थी, लेड टू द डेवलपमेंट टाउन्स बट विद द फर्दर लेड टू द कंप्लीट ट्रबल ऑफ द होमोजीनियस सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ द अफ्रीकन्स। तो उन्होंने क्या है, क्रिश्चियनिटी आई, उसके साथ साथ क्या है, उनकी डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उनकी सोशियो कल्चरल थोड़े चेंजेस हुए। विच फेवर्ड ओरल फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी कंपोजिशंस। जो उनकी पहले लिटरेरी कंपोजिशन थी, स्टोरीज, प्लेज और पोएम्स थी, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनमें जो ओरल से रिटन में जो चेंजेस आए हैं वो बहुत ही मुख्य हैं और मिशनरीज और ब्रिटिश एजुकेशन में इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। तो ये इस प्रकार हमारा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, हाउ इज़ द नोवेल एज ए लिटरेरी फॉर्म डिफरेंट फ्रॉम द अदर लिटरेरी फॉर्म। तो जो लिटरेरी फॉर्म है ना, जो कि इस नोवेल में बताया गया है, वो अदर लिटरेरी फॉर्म से कैसे अलग है। विच वर प्रीवेलेंट इन प्री यूरोपियन अफ्रीका। तो इसमें क्या है, अफ्रीका में पहले लिटरेचर कैसा था, मोस्टली क्या था, ओरल रूप में था। तो नोवेल का एक नया फॉर्म आया बाद में,
तो पहले कौन से फॉर्म थे? स्टोरीज थी, फोक टेल्स थे, सॉन्ग्स थे, जो प्रोवर्ब्स थे, वो सब कुछ मौखिक रूप में था, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, सब कुछ क्या था? मेमोरी बेस्ड था। और जब इंट्रोडक्शन हुआ ना नोवेल का इसमें, तो नोवेल आया कब? यूरोपियंस के आने के बाद आया। जब एजुकेशन सिस्टम आया तब इनके बाद क्या है? नोवेल का आया। और ये क्या था? रिटन फॉर्म में था। न्यू लिटरेरी फॉर्म क्या था? हमें देखने को मिला। जो चिनुआ अचेबे ने क्या किया? नोवेल फॉर्म को अडोप्ट किया, लेकिन मॉडिफाई भी किया है इसको अपनी सोसाइटी के हिसाब से। इसमें क्या है? ओरल एलिमेंट्स इंक्लूड किए हैं, अफ्रीकन कल्चर को दिखाया है, और जो अडेप्टेड नोवेल फॉर्म है उसको इससे साफ तौर पर हमें दिखाई पड़ता है। तो इनमें नोवेल और ओरल फॉर्म में हमें साफ डिफरेंस देख सकते हैं। तो जो इसकी फॉर्म है वो ओरल में क्या थी? स्पोकन रूप में हम बोलते थे फिर करते थे, और वही नोवेल में क्या है? नोवेल लिखित है। और जो इसका मीडियम क्या था? हम याद करते थे, ओरल लिटरेचर था ना पुराने ज़माने का, तो मेमोरी बेस्ड था। अभी बार क्या लिखित है, बुक्स में लिखा पड़ा है, तो उनको क्या है? अगर किसी की मेमोरी चली जाती है, भूल जाते हैं या उम्र होने के साथ बोलते हैं, तो वो इसमें बहकम था। तो इनका स्टाइल क्या था? ओरल का बहुत ही सिंपल था और रिस्पेक्टिव था, जो रिपीटेटिव था, बार बार लोग क्या थे? सुनते रहते थे और बोलते रहते थे। और नोवेल में क्या था? इसका एक स्ट्रक्चर्ड रूप था कि इसको कैसे लिखा गया है, एक लिखने का तरीका होता है। और इनका ट्रेडिशन क्या था? वो ओरल लिटरेचर में क्या था? एंशिएंट प्राचीन तरीका था, और अभी वाले नोवेल में क्या है? मॉडर्न तरीका है। तो अचेबे पर किसका इन्फ्लुएंस था? जो कई लेखक थे, जोसेफ कॉनकरैड, जो कि ग्राहम ग्रीन है, एवेलियन वोफ, इस प्रकार के लेखकों का इन पर साफ प्रभाव हमें दिखाई देखने को मिलता है। लेकिन अफ्रीकन आइडेंटिटी क्या थी? चिनुआ अचेबे ने मेंटेन रखी। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि ओरल ट्रेडिशन से हमें नोवेल फॉर्म में चेंज हुआ है, और जो मॉडिफिकेशन आई है वो किस द्वारा आई है? अचेबे द्वारा हमें देखने को मिली है। तो इसको आप एग्जाम में लिखोगे कैसे? पहले लिखेंगे अचेबे के बारे में। जो अचेबे नोवेल है वो क्या है? यूनिक है और थोड़ा डिफरेंट है। जो लिखा गया है, काउंटर पार्ट्स इन द इंग्लैंड आल्दो अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू फिट देम इनटू द ट्रेडिशंस ऑफ नोवेल राइटिंग इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में लिखा गया है। वाइल इट इज़ ट्रू दैट हिज फॉर्मेटिव ईयर्स वर सेच्योर्ड with the impact of Christianity as well as English school system, he has acknowledged that a number of European writers particularly, तो उसने क्या किया? उस जो कई प्राचीन लेखक थे, जो इंग्लिश का एजुकेशन सिस्टम था, उसको उसने आसानी से अडेप्ट कर लिया। और उसने क्या, कहाँ से सीखा? जोसेफ से सीखा, ग्राहम से सीखा, और जो एवेलियन है उससे सीखा, और उस पर इसका साफ प्रभाव दिखाई देता है। दिस इज बिकॉज अचेबे वंस अगेन लाइक अदर अफ्रीकन नॉवलिस्ट हैज मॉडिफाइड द नॉवल फॉर्म as a genre while adopting it for the specific need of society where the traditional literature has been fundamentally oral। तो इन्होंने क्या है, अचेबे ने देखा कि ये बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, उसने अपनी सोसाइटी के हिसाब से इसको अडेप्ट किया और इसको मॉडिफाई किया, जो कि फंडामेंटली क्या था, इसका ट्रेडिशनल क्या था, ओरल था। हैज़ बीन इंटरचेंज्ड फॉर 100 of years, honored with scores of award, medals, honorary degree, fellowship and the editorship of a series of publications of Africa literature। चिनू अचेबे passed away on 21 मार्च 2015। और चिनू अचेबे की कब मृत्यु हो गई थी? 21 मार्च 2015 को उनको वो स्वर्ग सिधार गए थे। तो इस प्रकार ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। विच लिटरेरी फॉर्म दी और लिटरेरी ट्रेडिशन हेल्प नाइजीरियन इन राइटिंग एंड हाउ। तो नाइजीरिया में पहले क्या था, लिटरेचर ओरल था, उसी ने बाद में नोवेल राइटिंग को शेप कैसे दिया, तो इसके बारे में बात किया। तो ये पूछा है कैसे किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म कौन सा था? जो कि इनकी कहानियाँ थी, फोक टेल्स, जो इनकी छोटी छोटी कहानियाँ थी, शॉर्ट स्टोरीज, जो इनके नरेटिव्स थे, यह सबसे क्या थे, डोमिनेंट फॉर्म थे। तो इनका स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन था ना, वो बहुत ही खास तरीके का था। नोवेल आया कहाँ से? जब यूरोप से आया, और यूरोप के लोग जब आए एजुकेशन सिस्टम को लेके आए, लेकिन अफ्रीकन्स ने इसे अडोप्ट कर लिया। अफ्रीकन राइटर्स ने क्या किया, नोवेल को मॉडिफाई किया, ओरल स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स इसमें ऐड कर दिए ताकि वो क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। तो सिंपल नरेशंस रखे उन्होंने, एपिसोडिक स्ट्रक्चर रखे, जो मोरल लेसन्स हैं उनको बनाए रखा। तो अडेप्टेड स्टोरी टेलिंग स्टाइल हमें देखने को मिलता है। जो राइटर्स थे जैसे कि चिनुआ अचेबे, इन्होंने क्या किया, ओरल ट्रेडिशन को यूज़ किया, इंग्लिश नोवेल को अफ्रीकन बनाया, और जो शॉर्ट स्टोरीज थी वो भी साथ साथ में लिखते रहे ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। तो उन्होंने क्या किया, जो ओरल ब्लेंड था उसको रिटन फॉर्म में चेंज कर दिया। इससे हुआ क्या,
जो यूनिक अफ्रीकन नोवेल बन गए, कल्चरल रिफ्लेक्ट हुआ कि अफ्रीकन लोगों का कल्चर कैसा है, रीडर्स इजीली क्या है उसको खुद से कनेक्ट कर पाए। तो इस प्रकार ये क्या है, बहुत खास तरीका है जो कि चिनू अचेबे ने इसे अपनाया। द नाइजीरियन नोवेल इन इंग्लिश इज ए फॉर्म ऑफ फॉरेन टू अफ्रीका, तो फॉरेन से वो क्या है अफ्रीका है। इट इज ए लिटरेरी सेंस फ्रॉम यूरोप, तो ये आए कहाँ से, पहले ओरल रूप में था, फिर ये कहाँ से आए, यूरोप से इसका प्रकोप देखने को मिला। हाउएवर बीइंग ए फॉर्म विच इज ए काइंड ऑफ होल्ड ऑल द नोवेल इज इजीली अडेप्टेबल एंड दस अफ्रीकन्स अडोप्टेड इट टू द सर्व विद द architect needs since the oral story was dominant form of the literary expression in Africa. A number of Nigerian novelists have very skillful made use of that form while writing novels in England like their parallel writing इन अदर अफ्रीकन रीजन्स। तो उन्होंने क्या किया, उसको पूरी तरीके से अपना लिया, लेकिन उसमें क्या है थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दी। हैव कंटिन्यू टू राइट शॉर्ट स्टोरीज अलॉन्ग विद द नॉवेल्स, और उन्होंने साथ साथ में क्या किया, जो अपने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, उसके साथ उन्होंने अपने प्राचीन कल्चर को नहीं खोया। जो छोटी छोटी कहानियाँ थी उसको भी क्या है वो बनाते रहे, उसके साथ उस नॉवल के साथ उसको लिखते रहे। तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि जो ओल्ड लिटरेरी फॉर्म है उससे जो अभी मॉडर्न लिटरेरी फॉर्म है उससे नाइजीरियन लोगों ने कैसे चेंज किया, कैसे उसको अपनाया। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके 6th क्वेश्चन की। वाई डज अचेबे कॉल हिमसेल्फ एनेस्टर्स वॉरशिपर्स, तो ये क्या होता है, एनेस्टर वॉरशिपर होता है जो पूर्वजों की पूजा करने वाला हो उसको बोलते हैं। तो अचेबे खुद को पूर्वजों की पूजा करने वाला क्यों बोलता है, इसका मतलब क्या है, रिलीजियस नहीं है। तो यह कल्चरल रिस्पेक्ट को दिखाता है कि वह खुद को पूर्वजों की पूजा करने वाला बता रहा है। तो अचेबे अपने पास्ट को कैसे देखता है, वो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो किस चीज़ की वैल्यू करते हैं, वह दिखाना चाहते हैं कि जो अफ्रीका का पास्ट जो बर्बर दिखाया गया था, हिंसक दिखाया गया था, वह नहीं था, जिसे सैवेज बोलते हैं। तो उसका जो रिस्पेक्ट क्या थी, हिस्ट्री रिस्पेक्ट वाली थी। जो यूरोपियन लोग आए उन्होंने क्या बोला कि औपनिवेशिक आए थे, कॉलोनाइजर्स थे जो कि यूरोपियन थे, उन्होंने अफ्रीका को अनसिविलाइज दिखाया था, उनका कोई कल्चर नहीं, उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, ऐसे दिखाया था। तो अचेबे ने इस मिथ को तोड़ा है, उन्होंने अपने कल्चर को रिच दिखाया है, जो ट्रेडिशंस है उनको हाईलाइट किया है, और जो हिस्ट्री है उसको रीराइट किया है। अचेबे ने नॉवेल्स के थ्रू दिखाने की कोशिश की है, जो कि उसके नॉवल हैं थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड। तो ये तीनों नॉवेल्स क्या है, पास्ट प्रेजेंट को दिखाते हैं। ओल्ड वर्सेस न्यू वर्ल्ड के, जैसे कि अफ्रीका और यूरोप के बारे में कंपैरिजन करते हैं, तो एक कन्फ्लिक्ट दिखाते हैं दो वर्ल्ड का, टू वर्ल्ड है उसका कंपैरिजन बताते हैं। क्या अचेबे ब्लाइंडली पास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं, तो इसका आंसर होगा सिंपली यस नो, क्योंकि पास्ट में फ्लॉज भी मानते हैं, परफेक्ट भी नहीं बताते हैं, लेकिन उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट भी नहीं करते हैं। क्योंकि अचेबे के बारे में क्वेश्चन करें कि अचेबे खुद कौन है, तो वो एक चाइल्ड है कोलोनाइज्म का, एक मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों प्रकार के उसमें मिश्रण है, इसलिए दोनों वर्ल्डों को समझते हैं, दोनों वर्ल्ड उसमें समाये हुए हैं। तो ब्रिज बिटवीन क्या है, पास्ट एंड प्रेजेंट, दोनों को वो जोड़ता है। तो इसमें अगर अचेबे की बात करें तो वो रिस्पेक्ट फॉर द पास्ट, रिजेक्ट मिथ है जो यूरोपियंस ने दिए थे उसको रिजेक्ट करते हैं, और एक बैलेंस्ड व्यू रखते हैं इसके बीच में। तो अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो इसके बारे में देखते हैं, इसको लिखोगे कैसे। ही स्टेटेड दैट ही वुड बी क्वाइट सेटिस्फाइड इन द नॉवेल्स, जो उसकी नॉवेल्स है उसमें थोड़ा क्वाइट सेटिस्फाइड है, स्पेशली द वंस सेट इन द पास्ट डिड नो मोर देन टीच द रीडर्स दैट देयर पास्ट विद ऑल द इम्परफेक्शंस वाज नॉट वन लॉन्ग नाइट ऑफ स्वेजरी। तो जो बर्बरता की रात थी वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी। देयर वर मैनी इंस्टांसेस दैट प्रूव दिस, और उसमें ऐसे इंस्टांस दिखाए हैं जो इसको प्रूव करते हैं। चिनुआ अचेबे फर्स्ट 3 नॉवेल्स, जो उसके पहले 3 नॉवेल्स हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट जो कि 1958 में पब्लिश हुआ, नो लॉन्गर एट ईज 1966 में, एरोज ऑफ गोल्ड 1964 में, मे आल्सो बी रीड एज ए ट्रिलॉजी ऑफ रिलेटेड थीम्स। तो उन्होंने इस नॉवेल्स के थ्रू अपने रिलेटेड थीम्स दिखाए जो कि पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ते हैं। एज आर आर अबाउट सोसाइटीज एंड द पर्सन विच वो वर डिवाइडेड बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट, जो कि लोग पास्ट और प्रेजेंट के बीच में डिवाइडेड है ना, उनको ये जोड़ता है, एक पाथ प्रोवाइड कराता है, एक ब्रिज की तरह जोड़ता है। बिटवीन द ओल्ड वर्ल्ड एंड द न्यू, बिटवीन द यूरोप एंड अफ्रीका, तो क्या है पुराने और नए वर्ल्ड को जोड़ता है, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है।
All these three novels are about the people of the two worlds who were confused by the both scale and the speed of these chances. तो वो क्या करता है, जो दो वर्ल्ड हैं, एक स्पीड के साथ चल रहा है, एक स्केल के साथ चल रहा है, तो उनको जोड़ता है. While attempting to come to the terms with them, they meet their tragic ends. और वो क्या करता है, अटेम्प्टिंग टर्म्स दिखाता है, और जब वो मिलते हैं तो एक ट्रेजिक एंड होता है. अचेबे वाज ए चाइल्ड ऑफ कोलोनाइज्म. तो अचेबे एक चाइल्ड है. अचेबे है कौन, जो कोलोनाइज्म का फेवर करने वाला है. एंड द ही बिगिंस टू राइट व्हेन नाइजीरिया वाज ऑलमोस्ट फ्री. और वो कब लिखना शुरू करता है, जब नाइजीरिया लगभग फ्री हो चुका था. अचेबे रिस्पेक्ट फॉर द पास्ट इज वेरी क्लियर इन ऑल द थ्री नॉवेल्स. तो इसमें क्या दिखाता है, पास्ट को वेरी क्लियर दिखाता है कि पास्ट इतिहास है. हाउएवर अचेबे रिस्पेक्ट फॉर द पास्ट इज नॉट अनक्रिटिकल. एज हिमसेल्फ पुट इट, वी कैन नॉट प्रिटेंड दैट आवर पास्ट वाज वन लॉन्ग टेक्निकलर आइडल. तो ये क्या दिखाता है, जो अपना पास्ट है, कि हमारा ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री नहीं है. वो अपने नॉवेल्स के थ्रू दिखाते हैं कि उनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, जो उनका कल्चर है बहुत अच्छा है. जो यूरोपियंस ने उनको अनसिविलाइज बताया था, वो क्या है, वो सिविलाइज थे. तो इन फैक्ट इन दिस लाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द अचेबे एज ए नोवेलिस्ट. तो वो क्या है, अचेबे की स्ट्रेंथ को दिखाता है, जो कि नॉवेल्स के थ्रू हमें देखने को मिलती है. तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था, जिसका आंसर बिल्कुल सिंपल था. अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की. विच मेजर चेंजेस ब्रोट अबाउट द colonialism in traditional Igbo society are highlighted by the Chinua Achebe in the novels. तो इसमें क्या है, अचेबे के नॉवेल्स हमें क्या दिखाते हैं, क्या देखने को मिलता है, जो अफ्रीका में कोलोनाइज्म के बाद आए बड़े चेंजेस क्या थे, तो इसके बारे में हमें देखने को मिलेगा. मेजर चेंजेस ब्रोट अबाउट द कोलोनाइज्म. कोलोनाइज्म के आने के बाद जो मेजर चेंजेस थे, जो कि हमें, जो इबो सोसाइटी थी, जो इबो लोग थे, जो जिसके बारे में बात की गई है इस नोवेल में, थिंग्स फॉल अपार्ट में. तो इसके बारे में, जो सोसाइटी, इसके बारे में हाईलाइट करेंगे, जो कि इस नोवेल के थ्रू उन्होंने दिखाया है. तो सबसे पहले देखते हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट में है क्लियरली दिखता है कि सबसे बड़ा चेंज क्या था, ट्रेडिशंस टूट गई थी, कस्टम्स वीक हो गए थे, ओल्ड बिलीफ को चैलेंज किया गया था. और रिलीजन में क्या चेंज आया, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई, ट्रेडिशनल रिलीजन डिक्लाइन हुए, और जो पीपल थे वो कन्वर्ट होने लग गए. जो रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन थी वो क्लियरली हमें देखने को मिल गई थी. जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो भी उस चेंज होने लग गया. ब्रिटिश लॉज आ गए, कोर्ट इस्टेब्लिश हुए, विलेज डेमोक्रेसी क्या हो गई थी, ख़त्म होने लग गई थी. तो लॉस ऑफ ऑटोनोमी हमें देखने को मिला. इसमें सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, यूनिटी टूट गई, क्लान्स डिवाइडेड हो गए, फैमिली कन्फ्लिक्ट बढ़ गए थे. तो सोशल डिवीजन हमें देखने को मिला. पीपल क्या थे, कन्फ्यूज थे, ओल्ड वर्सेस न्यू वैल्यूज़ में, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी में. तो दो वर्ल्ड के बीच में वो फंस कर रह गए थे. तो कल्चरल कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला. अचेबे का रोल क्या था, वो क्या थे, जो अफ्रीकन सोसाइटी थे उनके इंटरप्रीटर थे और कल्चर को एक्सप्लेन करने वाले थे. जो फॉरेन रीडर थे वो उनको अफ्रीका के बारे में समझाते हैं कि अफ्रीका क्या है, उनका कल्चरल ब्रिज क्या है. तो इस प्रकार इसमें हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे चेंज. कोलोनाइज्म के बाद तो कल्चर टूट गया था, रिलीजन बदल गए थे, सोसाइटी डिवाइड होना शुरू हो गई थी. तो ये हमें देखने को मिला. तो इसके बारे में अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो इजीली कर सकते हैं. शुरुआत में बताएंगे कि पास्ट के बारे में, फिर प्रेजेंट के बारे में, जो आगे फ्यूचर में चेंजेस हुए उसके बारे में हम इसके बारे में बताएंगे. व्हेन अचेबे बिगिंस टू राइट इन द लेटर पार्ट ऑफ द 50s. तो 50s के बाद उसने लिखना शुरू किया, जो कि 1958 में उसका पहला नॉवल प्रकाशित हुआ था, थिंग्स फॉल अपार्ट. ही वॉज क्वाइट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज राइटिंग अबाउट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद विच फॉरेन रीडर इन यूरोप एंड अमेरिका वुड बी क्वाइट अनफेमिलियर. जो वो लिखा था, उसने पढ़ा था, तो वो क्या था, उसने लिखा था कि उसको पता था कि जो यूरोप के लोग हैं वो थोड़े क्या होंगे, इससे अनफेमिलियर होंगे, इससे थोड़ा अपोजिट में जाएंगे, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ें लिखी थी, उनके बारे में अपोज किया था. उन्होंने बोला था, वाइल एग्जामिन द डिटेल्स ऑफ द सोसाइटीज़ एंड द असेसिंग देयर कल्चर वर्थ. तो उसने जो लिखा था वो क्या किया था, अपने जो कल्चरल वर्थ था, जो उसकी सोसाइटी थी, उसको क्या किया था, असेस किया था पहले. विच वर स्ट्रेंज टू द मॉडर्न वर्ल्ड. जो क्या था, मॉडर्न वर्ल्ड के लिए स्ट्रेंज था. अचेबे इवोक्स वैल्यूज विच गो बियॉन्ड द नैरोज लिमिट ऑफ स्पेस एंड टाइम लाइक हिज अदर fellow African writer. Achebe too finds himself in a unique situation as an interpreter of society whose traditions have been disrupted
बाय द इंटरवेंशन ऑफ कोलोनाइज्म। तो कोलोनाइज्म के द्वारा उनकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, उनकी सोसाइटी टूट गई थी। हिज नॉवेल्स देयरफॉर रिफ्लेक्ट द चेंजेस विच हैव कम अबाउट आइबो सोसाइटी। जो कोलोनाइज्म के बाद आइबो सोसाइटी में चेंजेस आई वो इस नॉवल के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं। इन स्पेसिफिक इन नाइजीरियन लाइफ इन जर्नल एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट ही कॉल्स एज ए चेंजेस इनकाउंटर बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। जो कॉलोनियल औपनिवेशिक काल था ना, उस पीरियड में जो एनकाउंटर चेंजेस थे हमें वो देखने को मिले यूरोप और अफ्रीका के बीच में। अचेबे नॉवेल्स आर यूनिक एंड क्वाइट डिफरेंट। जो अचेबे का नॉवल था वो क्या था, थोड़ा यूनिक था और थोड़ा अलग था। फ्रॉम द रिटन बाय द काउंटर पार्ट्स इन इंग्लैंड आल्दो अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू फिट दैम इनटू द ट्रेडिशंस ऑफ नॉवल राइटिंग इन इंग्लैंड। जो उसके इंग्लैंड में नॉवल लिखे गए और अचेबे द्वारा लिखे गए उसमें थोड़ा डिफरेंस था। वाइल इट इज ट्रू दैट हिज फॉर्मेटिव ईयर्स वर सेचुरेटेड विद द इम्पैक्ट ऑफ द क्रिश्चियनिटी। तो उसके इसमें क्या है, क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। एज वेल एज इन द इंग्लैंड स्कूल सिस्टम ही हैज़ एक्नोलेज्ड दैट ए नंबर ऑफ यूरोपियन राइटर्स पार्टिकुलरली जोसेफ, और उसके ऊपर जो राइटिंग थी उसमें किसका फ़र्क देखने को मिलता है, जोसेफ का, ग्राहम का, एवेलिवे का, हैव इन्फ्लुएंस हिज ग्रोथ एज ए राइटर। तो उसकी वो इससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। दिस इज बिकॉज अचेबे वंस अगेन लाइक अदर अफ्रीकन नॉवलिस्ट ही मॉडिफाइड द नॉवल फ्रॉम द जर्नी वाइल अडॉप्टिंग इट। तो जो उसका एजुकेशन सिस्टम था, जो नॉवल को उन्होंने अडेप्ट किया था, वो तो उसमें क्या है, एज ए अफ्रीकन नॉवलिस्ट उसने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया था फॉर द स्पेसिफिक नीड ऑफ देयर सोसाइटी। अपनी सोसाइटी के हिसाब से उसने उसे मॉडिफाई किया था, उसने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से किया था। तो जो लिटरेचर लिखे थे वो मॉडिफाइड थे उस द्वारा। जो फंडामेंटली ओरल जो कि ओल्ड अफ्रीका में, एंशियंट अफ्रीका में लिखे जाते थे, उसके साथ थोड़ा उसको टचअप किया था। एंड हैज़ बीन इंट्रेंस्ड फॉर 100 ऑफ ईयर्स, ऑनर्ड विद स्कोर ऑफ अवार्ड। जो कि क्या है, बहुत सारे उसको अवार्ड मिले थे, बहुत सारे मेडल मिले थे, ऑनरी डिग्रीज मिली थी, फेलोशिप मिली थी, एडिटरशिप मिली थी, और जो पब्लिकेशन थे वो जो अफ्रीकन लिटरेचर है उसमें उसको खास जगह मिली थी। चिनुआ अचेबे पास्ड अवे ऑन द 21 मार्च 2015 को वो स्वर्ग सिधार गए थे। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो कॉलोनिज्म पीरियड है उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले थे जो आइबो सोसाइटी थी उसमें। तो ये इस प्रकार हम क्लियरली कह सकते हैं कि चिनू अचेबे द्वारा जो नॉवल है उसमें इसके चेंजेस हम क्लियरली देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है वाई हैड अचेबे ए मैन ऑफ द पीपल सडनली कैच द अटेंशन ऑफ द पीपल इन नाइजीरिया। तो अचेबे एक ऐसा लेखक क्यों है जिन्होंने एकदम अटेंशन लोगों की कैच कर ली थी एज ए नॉवलिस्ट। तो ये कैसे कह सकते हैं, तो इसका आंसर देना है तो यह नॉवल बहुत ही क्या है, स्पेशल है। उसका पहला नॉवल था 1958 में थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि हम इस बुक में पढ़ रहे हैं वो। तो यह सिर्फ क्या था, स्टोरी नहीं थी, यह क्या था, अफ्रीकन लोगों का, आइबो सोसाइटी का एक रियलिटी का मिरर है। इस नॉवल की खास बात क्या थी, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस नाइजीरिया पर बेस्ड है, रियल पॉलिटिकल सिचुएशन को दिखाता है। तो इसमें क्या है, इस नॉवल में रियलिटी है, फ्रीडम के बाद की प्रॉब्लम को दिखाता है। जो मॉडल पॉलिटिकल रियलिटी है उसमें हमें साफ देखने को मिलती है इस नॉवल के थ्रू। तो सबसे बड़ा इशू क्या था, जो पॉलिटिशियंस, जो क्रिमिनल्स थे उनका कनेक्शन था, जो नेशनल वेल्थ का इशू था उसका मिसयूज़ करते थे लोग, उसको इसमें साफ दिखाया गया है। डेमोक्रेसी वो कहती साफ दिखावा बन जाती है जब ये चीज़ें घटित होने लगती हैं। पॉलिटिशियंस, जो ऑफिशियल्स हैं, वो अपनी पावर का यूज़ करके जो नेशनल की वेल्थ है उसका मिसयूज़ करते हैं। तो डेमोक्रेसी हमें क्या है, एक साफ दिखावा, छल देखने को मिलता है, जो कि आजकल की इंडियन की पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। इंडिया डेवलप क्यों नहीं हुआ, चाइना और इंडिया दोनों जब आज़ाद हुए दोनों बराबर थे, परंतु आज हम इतना पिछड़ गए, चाइना इतना आगे क्यों निकल गया। तो क्यों, इसके कुछ ना कुछ रीज़न होंगे ना। जो रिलीजियस फेथ थी वो उसको हम पकड़ के बैठते कि भाई हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, देश के लिए कौन करेगा, तुम तो हिंदू हो, तुम तो मुस्लिम हो, देश के लिए कोई नहीं कर रहा। तो इसमें क्या है, बहुत सारा फैक्टर इसमें आता है जो कि एक नेशंस की वेल्थ को और नेशन को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो मीडिया क्या करता है, पीपल को डिवाइड करता है, रियल इश्यू से ध्यान भटकाता है। जो आज का मीडिया है वो पूरा फेक्ड है, पूरा बायस्ड है। क्यों, वो सरकार की तरफ झुका हुआ है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको टीआरपी बढ़ानी है। तो क्या है, पूरा मीडिया क्या है, पूरा बिका हुआ है, पूरा क्या है, पीपल्स लोग है उसको डिवाइड करता है। किसके बेस पे, आप देखोगे कभी न्यूज़ चैनल पर देखना, पीछे स्क्रीन पे चलता रहेगा मुद्दा कुछ चल रहा है बेरोजगारी का, पीछे चल रहा है मंदिर मस्जिद स्क्रीन पे। क्यों, क्योंकि वो डिवाइड करता है लोगों को। तो मैनिपुलेशन है
पब्लिक को मैनिपुलेट करता है। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं जो इसके मेन कैरेक्टर है, जो इसमें चीफ ऑफ नागा है, ओडिली है। तो इस प्रकार क्या है, जो चीफ नागा है वो क्या है, करप्ट लीडर है, जो ओडिली है वो क्या है, आइडियलिस्टिक यूथ है। तो इस प्रकार दोनों क्या है, अपोजिट वैल्यूज रिस्पेक्ट करते हैं। जो कन्फ्लिक्ट इसमें दिखाया गया है, नोवेल्स में क्या दिखाया गया है, इलेक्शन में मनी और पावर का यूज़ किया जाता है, वायलेंस और मैनिपुलेशन की जाती है, कॉमन पीपल इसमें क्या है, सफ़र करते हैं, उनको परेशानी उठानी पड़ती है क्योंकि लास्ट में इलेक्शन चले जाते हैं। बाद में अमीर लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो अधिकारी लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो अपनी ज़िंदगी आराम से काटते हैं। जो कॉमन मैन है वो प्रॉब्लम को उठाता है, उससे रियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यह रियल पॉलिटिक्स जैसा है। तो सबसे बड़ा रीजन अटेंशन का क्या है, नोवेल में मिलिट्री कोप दिखाया गया है, आर्मी टेक्स पावर कर लेती है और क्या हुआ 1966 में नाइजीरिया में सच में कोप हो गया और जो प्रेडिक्शन थी वो क्या थी, रियलिटी बन गई। लोग क्यों शॉक्ड हो गए, जो फिक्शन इसमें दिखाया गया था वो रियलिटी बन गई थी, जो अचेबे ने विजनरी इमेजिन किया था वो सच हो गया था। तो इस कारण क्या है, पब्लिक का अटेंशन इसकी तरफ खिंचा। तो इसका मेन आइडिया क्या है, करप्शन को दिखाया गया है, रियलिटी को दिखाया गया है, जो इसमें प्रेडिक्शन की गई है वो बाद में सच हो जाती है। तो इसके थ्रू क्या है, अचेबे क्या है, बाद में अटेंशन कैच करता है और वो नाइजीरिया में फेमस हो जाता है। अब इसको लिखोगे कैसे, तो शुरुआत में फेज में लिखेंगे कि वो अचेबे लिखता क्या है, फिर बाद में करेंगे उसको वो सच कैसे हो जाता है, वो लिखता है वो। तो इसमें सबसे पहले करप्शन के बारे में बात की गई है कि करप्शन कैसे होता है, देश के लोगों को कैसे लूटा जाता है। विद द पब्लिकेशन ऑफ ए मैन ऑफ द पीपल, अचेबे डिवाइड इनटू द contemporary way of life in Nigeria, glossing over the period in which the freedom struggle was initiated and the independence achieved after quite an intricate interplay of conflicting ethnic sentiments egged on by the colonial and imperialist force Achebe made post independence। तो जो इसने लिखा था नाइजीरिया में ये नोवेल, तो ये क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंस लिखा गया था। तो उसने जो पोस्ट इंडिपेंडेंस लिखा था उससे पहले जो प्री इंडिपेंडेंस था वो उसने सिचुएशन देख रखी थी कैसी थी। तो उसने दोनों सिचुएशन देखी थी, जो प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो दोनों सिचुएशन को देख के उसने जो अपना थीम सेलेक्ट किया था, ए मैन ऑफ द पीपल। इट इज़ ए नाइजीरियन नोवेल इन विच लाइक इन मैनी अदर न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस इन अफ्रीका एल्सवेयर ए लिंक बिटवीन politician and criminal has emerged and interchanged itself elude the nation wealth in collaboration। तो उसने क्या दिखाया है, पॉलिटिशियंस का और क्रिमिनल्स का रिलेशन दिखाया है, वो दोनों से कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और क्या करते हैं, नेशनल की वेल्थ है उसको लूटते हैं, लूट मचा रखी है कोलैबोरेशन अपनी मिली भगत से। विच इम्पीरियलिस्ट फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय द पावरफुल मल्टीनेशनल्स एंड ऑल द वे डन बाय द फूलिंग द पीपल इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी नाम की है, बाकी जो पीठ के पीछे चल रहा है, पर्दे के पीछे चल रहा है, वो किसी को नहीं पता, आम लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। विच इन इफेक्ट वाज ओनली ए फैकेट फॉर द कोटेराई ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। द मीडिया टू प्लेड ए मेजर रोल इन डिवाइडिंग द पीपल इन द नेम ऑफ एथनिक लॉयल्टीज। जो मीडिया है वो भी क्या है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में काम करता है, जो लोगों को डिवाइड करता है, किसके नाम पर, एथनिक लॉयल्टीज के नाम पर। बाय डाइवर्टिंग देयर अटेंशन फ्रॉम द रियल इश्यूज फेसिंग द पीपल। जो पीपल रियल इशू फेस कर रहे हैं उससे उनको क्या है, वो ध्यान भटकाते हैं। द चीफ करेक्टर इन द नोवेल आर चीफ M.A. नागा। जो इसका मेन नोवेल में मेन चीफ रोल है वो क्या है, चीफ M.A. नागा। who has risen from being a bandmaster in a school to a minister position by jumping on the political bandwagon at an appropriate time and। तो इसमें क्या है, जो नागा है वो क्या था, एक बैंड मास्टर था स्कूल में, वहाँ से लेकर वो क्या है, चीफ मिनिस्टर बन गया, एक टॉप का मिनिस्टर बन गया। तो एक पोजीशन जंपिंग थी, वो एक सराहनीय थी। और उसका दूसरा रोल क्या था, ओडिली ए यंग टीचर वो इज फुल ऑफ आइडियलिज्म एंड इज डिटरमाइंड टू एक्सपोज द लाइक ऑफ चीफ नागाज। जो एक टीचर था उसने क्या किया था, चीफ नागा था उसको एक्सपोज किया था। क्राउडेड विद द डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल इंट्रिग्यूज विद द रूलिंग पार्टी एंड एवन ए कैबिनेट द रोल ऑफ द मनी एंड मसल पावर इन इलेक्शन इंक्लूडिंग मर्डर्स। तो इसमें क्या है, इलेक्शन में जो पावर का यूज़ किया जाता है, पैसे का और जो मसल्स का, आदमियों का, वो इसमें दिखाया जाता है। मर्डर्स, जो पॉलिटिकल
टेशंस एंड कॉम्प्रोमाइजेज इन द नेम ऑफ द आइडियोलॉजी, जो इलेक्शन के नाम पर, जो आइडियोलॉजी के नाम पर जो मर्डर किए जाते हैं और वो उनको दिखाया गया है। डिस्ट्रैक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, जो लोगों के रियल मुद्दे हैं उनको हटाकर दूसरे मुद्दे दिखाए जाते हैं। पार्टिकुलरली ऑफ द वुमेन इन द नेम ऑफ द बोथ ट्रेडिशंस एंड द मॉडर्निटी, जो ट्रेडिशन के नाम पर मॉडर्निटी के नाम पर मुद्दों को भटका दिया जाता है। द नोवेल कुड बी लोकेटेड इन द एनी मॉडर्न नेशन स्टेट बाय द merely changing the name of the Nigeria, it could be provided as a predicting the shape of थिंग्स कम। तो इस प्रकार क्या है, इसमें क्लियरली बताया गया है। जैसे इस पूरे क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसमें क्या है, शुरुआत में करप्शन को दिखाया गया है, फिर करप्शन की मदद से रियलिटी को बताया गया है, और रियलिटी से बाद में जो रियल लोगों की प्रॉब्लम है उससे जो मीडिया वगैरह का ध्यान भटकाया गया है उसके बारे में इसमें क्लियरली बताया गया है। फिर लास्ट में वो क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करता है कि ये क्या है, एक जो प्रिडिक्शन की गई है वो बाद में सच बन जाती है, जो फिक्शन है वो रियलिटी हो जाती है, जो अचेबे की विजनरी है वो सच हो जाती है। तो इसलिए इसमें क्या दिखाया गया है, 1966 में जो नाइजीरिया में कोप हुआ था, जो आर्मी ने पावर को टेक ऑफ कर लिया था, वो अचेबे द्वारा क्या था, इमेजिनरी था, जो कि बाद में सच होता हुआ दिखाई दिया। तो ये क्यों दिखाई दिया, ये करप्शन का कारण था। जो देश में पॉलिटिक्स हैं और जो क्रिमिनल्स हैं उनकी मिलीभगत के कारण जो देश में लूट खसोट मची हुई है, तो इसके कारण क्या है, ये इमेजिनरी कोई भी देख सकता है, कोई भी देश हो वहाँ अशांति फैलेगी फैली, चाहे कोई किस लेवल पर क्यों ना हो। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या बोलता है, वाई हैव मोस्ट अफ्रीकन राइटर्स इंक्लूडिंग चिनुआ अचेबे एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द लिटरेचर एंड द सोसाइटी। तो इन्होंने चिनुआ अचेबे को मिलाकर जो सारे अफ्रीकन लेखक थे उन्होंने अपना ओपिनियन क्यों रखा है एक रिलेशनशिप किसके, लिटरेचर और सोसाइटी के बीच में। तो वे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करते हैं जो भी लेखक होता है। तो अफ्रीकन राइटर्स सिर्फ क्या है, स्टोरी नहीं लिखते हैं, वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को भी बताते हैं। इसलिए लिटरेचर और सोसाइटी में उनके रिलेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। अफ्रीकन राइटर्स ऐसा करते क्यों हैं, इसके बारे में अगर कोई पूछे तो आपको बताना है कि जो कॉलोनाइज्म का डीप इम्पैक्ट हुआ था उसके कारण जो सोसाइटी बदल गई थी उसके कारण, तो ये क्या है, इन दोनों को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, दोनों में रिलेशन को दिखाते हैं। इसलिए राइटर को रिस्पोंड करना पड़ा। जो राइटर का रोल क्या है, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करना, सोसाइटी के बारे में बताना, सोसाइटी को दिखाना, जो प्रॉब्लम है उनको एक्सपोज करना। जो राइटर है वो क्या करते हैं, सोशल क्रिटिक सिचुएशन को दिखाते हैं। तो लैंग्वेज पर डिबेट क्यों की जाती है, जो इंग्लिश है और अफ्रीकन लैंग्वेज है इसके बारे में डिबेट क्यों की जाती है, जो उनकी आइडेंटिटी है उसका क्वेश्चन क्यों उठाया जाता है। तो राइटर डिसाइड करते हैं कि हम किस लैंग्वेज में लिखेंगे, हम अपनी सोसाइटी के हिसाब से लिखेंगे ताकि हमारी सोसाइटी के लोग इसे समझ सकें। तो लैंग्वेज को एक आइडेंटिटी का रूप दे दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट राइटर्स और उनके व्यूज़ जैसे कि नुगुगी वा थियोंग, जो कि क्या थे, डीकोलोनाइज माइंड के लोग थे, जो के थे नेग्रीट्यूड, जो ब्लैक आइडेंटिटी के लोग थे, जो नेग्रीट्यूड की क्रिटिसिज्म के लोग थे, ये क्या करते हैं, एप्रिथिएट लिमिट क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। हर राइटर सोसाइटी के इशू को उठाता है। तो इस प्रकार दिखा सकते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे, फिर भी क्या है वो दिखाते किसके इशू को हैं, सोसाइटी के इशू को दिखाते हैं। एक बड़ा इशू क्या है, यूरोपियन स्टैंडर्ड डोमिनेट करते थे। अफ्रीकन राइटर्स क्या चाहते थे, अपनी क्राइटेरिया में हम लिखें, अपनी आइडेंटिटी के बारे में हम लिखें। तो इस प्रकार क्या है, डीकोलोनाइजिंग लिटरेचर हमें देखने को मिला। जो यूनिक अफ्रीकन है, यूरोपियंस क्रिटिसाइज क्यों फेल होते हैं, क्यों वो फेल हो जाते हैं बार बार, दे वर नॉट कॉलोनाइज, क्योंकि वो कॉलोनाइज नहीं थे, वो अपने वो कभी किसी के शासन में रहे नहीं, उनको एक्सपीरियंस है वो अलग है, उन्होंने शासन किया था। जो शासित हुए थे उनको वो कैसे लिख सकते हैं, जब उन पर कोई राज हुआ, कोई शोषण होगा तभी तो वो लिख पाएंगे। तो जो उनको देखा ही नहीं वो कैसे लिखेंगे। तो इसका क्या है, जो सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में लिखना है, जो आइडेंटिटी स्ट्रगल है उसके बारे में लिखना है, और जो लिटरेरी इंडिपेंडेंस हुआ था, आज़ादी लोगों की आज़ादी नहीं, वो लिटरेरी इंडिपेंडेंस भी था, उसके बारे में हमें लिखेगा। तो सोसाइटी, आइडेंटिटी और लिटरेचर के बारे में इसमें लिखना है। तो ये तो देख लिया कि आपको लिखना क्या है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे कैसे, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। ए लार्ज नंबर ऑफ अफ्रीकन राइटर्स लाइक नेगुगी वा थियोंग, सेंग्यो, वोले सियोंका, अलेक्सला घुमा एंड नेडिने गोर्डिमेयर हैव conveyed their well thought out views about the relationship between literature and the society। तो जो अफ्रीकन राइटर थे उन्होंने अपनी क्लियर एक इमेजिनरी क्लियरली थॉट अपना व्यू रखा है किसके, रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड
सोसाइटी के बीच में। द रोल ऑफ ए राइटर इन सोसाइटी, तो एक राइटर का रोल क्या होता है सोसाइटी में। द चॉइस ऑफ ए पार्टिकुलर लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, तो किस लैंग्वेज में लिखे ताकि सोसाइटी को समझ में तो आए। जब अफ्रीका के लोग हैं, जैसे इंडिया के लोग हैं, अब इंडिया के लोग क्या लिखेंगे, आप लिख दोगे रशियन लैंग्वेज में लिख दोगे, चाइनीज में लिख दोगे, तो कैसे समझेंगे। तो इसलिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। द मीडियम ऑफ राइटिंग एंड ए होस्ट ऑफ अदर रिलेटेड मैटर्स, जो मैटर हैं वो होस्ट करते हैं, वो किससे रिलेशन करते हैं। वाइल नेडनाइन गोल्डमायर टॉक्स अबाउट दी unshakable limits imposed on a writer's creativity by the policy of apartheid, Ngugi wa Thiong pleads for the decolonizing the mind, तो वो क्या करते हैं, ये राइटर अलग अलग इश्यू पर रखते हैं जो कि सोसाइटी से रिलेट करते हैं। वाइल सेंगर वुड लाइक टू द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्लैक अफ्रीकन डिक्लेयर्ड थ्रू द कॉन्सेप्ट लाइक नेग्रीट्यूड, तो इस प्रकार क्या है, वो रंग भेद की नीति के बारे में लिखते हैं। ऑल दीज व्यूज एंड ओपिनियंस आर ए पार्ट ऑफ अनदर स्ट्रगल, तो इस प्रकार जो व्यूज़ हैं, सारे ओपिनियंस हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्रगल के पार्ट हैं। बीइंग वेज्ड बाय द अफ्रीकन राइटर्स टू फ्री अफ्रीकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म और इवोल्यूशंस, तो इस प्रकार जो अफ्रीकन राइटर है वो क्या बताते हैं, फ्री अफ्रीकन लिटरेरी जो कि क्रिटिसिज्म और इवोल्यूशन के बारे में हमें देखने को मिलता है। ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर फ्रॉम द बॉन्डेड ऑफ यूरोपियन थ्योरीज ऑफ लिटरेचर क्रिटिसिज्म, जो यूरोपियन की थ्योरी है, जो उनके लिटरेचर हैं, उनके क्रिटिसिज्म को तोड़ते हुए अफ्रीकन लिटरेचर को लिखते हैं। दीज राइटर्स वुड लाइक अफ्रीकन लिटरेरी टेक्स्ट टू बी जज्ड बाय ए डिफरेंट सेट ऑफ क्राइटेरिया, फर्स्टली बिकॉज यूरोपियंस, तो ये जो राइटर्स हैं, जो लेखक हैं, वो अफ्रीकी लिटरेरी को लिखते हैं जो कि क्या करते हैं, यूरोपियंस के जो बाउंडेशन है उसको तोड़ते हैं। हैविंग नेवर बीन कॉलोनाइज, जो कभी क्या कॉलोनाइज नहीं हुए थे, क्योंकि यूरोपियंस के लोग कभी शासित नहीं हुए थे, दूसरे के शासन में राज नहीं किया था, उन्होंने क्या है पूरे वर्ल्ड पर राज कर लिया, पर उनके ऊपर राज करने वाला कोई था नहीं, तो उनको कैसे पता होगा कि वो कॉलोनाइज के रूप में कैसे लिखेंगे। आर सिंपली इनकैपेबल ऑफ द असेसिंग द एब्रुप्टली लिटरेरी रिस्पॉन्सेज ऑफ द सोसाइटी, तो उनके बारे में सोसाइटी में जो कॉलोनाइजेशन के कारण जो इफेक्ट हुए हैं वो कैसे लिख पाएंगे। वेयर कॉलोनाइज्म हैज़ बीन ए फैक्ट ऑफ लाइफ, जो कि क्या है, कॉलोनाइज्म एक फैक्ट है लाइफ का, पर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा है। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर नंबर 14 था, जो कि हमने अच्छे से कवर कर लिया विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन आंसर। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो जो मैंने क्वेश्चन करवाए इससे आउट कहीं नहीं आने वाला, तो इसे देखकर आप आराम से लिख सकते हैं। आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, अगर आप इसे टाइम से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इससे देखकर तैयारी करते हैं, अगर अच्छे से लिखते हैं, तो नॉर्मली आप 80% कवर कर लेंगे, जो कि आपके अच्छे मार्क्स होंगे। इसलिए अगर आपको इसके कोई नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं चैप्टर नंबर 15 के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।